डिजाइन सिस्टम डिजाइन सिस्टम डिजाइन सिस्टम आज हर छोटी बड़ी कंपनी यही मांगती है। आखिर क्या है, किस लिए है और क्यों है ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है ये डिजाइन सिस्टम। ऑफिशियल डेफिनेशन की माने तो कंपोनेंट्स, रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन से बनता है एक डिजाइन सिस्टम। लेकिन इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि आपका काम बच जाता है। अगर कोई कंपनी अपना डिजाइन सिस्टम बना लेती है तो उसका डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों काम जल्दी हो जाता है। आज ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि कंपनीज डिजाइन सिस्टम की अहमियत को समझ रही है। इसलिए ऐसे डिजाइनर्स हायर किए जा रहे हैं जिनको डिजाइन सिस्टम के बारे में पता हो और वो इम्प्लीमेंट कर सके। डिजाइन सिस्टम सिर्फ डिजाइनर्स के लिए नहीं होता, वो पूरे कंपनी के लिए होता है। इसलिए इसको एक प्रोडक्ट का दर्जा मिला है, क्योंकि इससे बनाना और मेंटेन करना अपने आप में एक प्रोडक्ट को संभालने के बराबर है। डिजाइन सिस्टम्स में कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बटन्स, ड्रॉप डाउन्स, इनपुट फील्ड्स एक्सेट्रा। जब कोई डिजाइनर्स इसे बनाता है तो उसे स्टाइल शीट कहते हैं। इसे डिजाइन सिस्टम का रूप तब मिलता है जब कोई डेवलपर इसे डेवलप करता है या कोई टेस्टर इसे टेस्ट करता है। साथ ही साथ इस पे डॉक्यूमेंटेशन भी बनाया जाता है, जैसे कि ये इनपुट फील्ड कहाँ यूज किया जाएगा, ये सेकेंडरी बटन कहाँ और कैसे यूज करना है, तब जाके एक डिजाइन सिस्टम बनता है। लेकिन आपका काम यही नहीं रुकता। आपको ये डिजाइन सिस्टम को हमेशा नए कंपोनेंट्स बनाकर और जो पहले से कंपोनेंट है उन्हें अपडेट करके हमेशा इम्प्रूव करना पड़ता है। डिजाइन सिस्टम को मेंटेन करने वाले बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि स्टोरी बुक, गिट बुक या फिर यूएक्स पिन एक्सेट्रा। डिजाइनर्स को डिजाइन सिस्टम किसी डिजाइन टूल में क्रिएट करना होता है, जैसे कि फिग्मा या स्केच में कोई, उसके बाद उसे डेवलपर्स को हैंड ओवर करना पड़ता है। यहाँ डेवलपर्स को एक और चीज की जरूरत होती है, डिजाइन टोकन्स, जो कि बस वेरिएबल्स होते हैं जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कलर प्राइमरी और उसके बाद हेक्स वैल्यू, उसका जो भी आप वेरिएबल्स में डालना चाहो। ये एक हेक्स वैल्यू है और जब हम कलर प्राइमरी कोड अपने कोड में मेंशन करेंगे हमें ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं विदाउट टोकन के अगर वैल्यू डालता हूं और कल अगर मुझे वो वैल्यू चेंज करनी पड़ती है तो हर जगह करनी होगी अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू को यूज करूं। अगर मैं टोकन के साथ मुझे सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ता है। इससे मेरा टाइम बचता है और कंसिस्टेंसी भी रहती है। इसी तरह तुम किसी भी प्रॉपर्टीज के टोकन्स बना सकते हो, जैसे स्पेसिंग के लिए, टाइपोग्राफी के लिए और शैडोज के लिए। अब बात करते हैं डिजाइन पैटर्न्स की। इसका मतलब है कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे फॉर्म्स कैसे होंगे, कार्ड्स किस तरह से होंगे, बेसिकली कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे, इन विच कंडीशन, ये होते हैं पैटर्न्स। एक और चीज है जिसे हम एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस कहते हैं। इसका सीधा सीधा मीनिंग है हमारे वो कंपोनेंट्स जो सबके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए और सबको यूज करना आना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन या पोर कलर कंट्रास्ट इश्यूज ना ही होने चाहिए, ताकि 10 साल का बच्चा हो या 70 साल की ग्रैंडपा, हर कोई हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर पाए। इस गाइडलाइंस में वो लोग भी आते हैं जो विकलांग है, जैसे कोई जिन्हें आंखों से कम दिखता है या पूरा ही ना दिखता हो। कुछ लोग कलर्स को अलग अलग तरह से देखते हैं, जिन्हें कलर ब्लाइंड्स की बीमारी हो सकती है, तो उनके लिए भी हमारा सॉफ्टवेयर सक्षम होना चाहिए। बाहर के देशों में एक्सेसिबिलिटी को लेकर अलग अलग कानून भी होते हैं, जैसे कि अमेरिका में ADA 504। ये लॉ कहता है कि हर डिजिटल प्रोडक्ट लोगों की डिसेबिलिटीज को ध्यान में रखकर डिजाइन करना है। होपफुली अभी आपको एक्सेसिबिलिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया हो। और आता है डॉक्यूमेंटेशन, जो बताता है कि कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है और स्टैंडर्ड्स को कैसे रखना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम कंसिस्टेंसी को अचीव कर पाए और पूरे सिस्टम की विजुअल लैंग्वेज हमारे कंट्रोल में रहे। डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें हर डिजाइन सिस्टम में मिलेगा, जिसमें हर तरह का इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि क्या कंपोनेंट्स है, उसका बेसिक लेआउट क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, इसे कहाँ यूज करना सही होगा एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंटेशन उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। ये बनाया जाता है ताकि हर कोई एक ही बात को फॉलो कर सके, जिसे कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। जब कोई नया डिजाइनर या डेवलपर प्रोजेक्ट में आता है, वो इसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है और हमारा सिस्टम सेम ही परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ कुछ कंपनी स्पेशल टूल्स यूज करती है डिजाइन सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए, जिसे उसे और लोगों को साथ शेयर करना और मेंटेन करना आसान हो जाता है। इन टूल्स में कोड लाइब्रेरीज, टेम्पलेट्स और प्लगइन्स के यूज केसेस भी मेंशन किए जाते हैं,
ताकि शुरुआत करने में आसानी हो। डिजाइन सिस्टम को बनाने के लिए एज अ डिजाइनर तुम्हें कोई डिजाइन टूल यूज करना होगा। उसके बाद ये सोचना होगा कि तुम इसे कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। ये एक तरीका है जिसे बहुत सारे डिजाइनर्स फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मैं मेंशन स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी अभी मेलचिम का डिजाइन सिस्टम ओपन किया हुआ है। मेलचिम का डिजाइन सिस्टम बहुत ही छोटा है, आई मीन साइज में। एज अगर तुम कंपेयर करोगे एटलांसियन के डिजाइन सिस्टम से, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा डिटेल में मेंशन किया हुआ है। डिजाइन सिस्टम का साइज आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तब तक डिजाइन सिस्टम में ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए जब तक वो आपके ब्रांड को अच्छे से दिखा सकते हैं। डिजाइन सिस्टम में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि कलर, डेटा विजुअलाइजेशन, ग्रिड सिस्टम, टाइपोग्राफी, और कंपोनेंट्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बटन, डायलॉग, फीडबैक्स, फॉर्म एलिमेंट्स। अब इतने ही कंपोनेंट्स की मेलचिम को अभी के लिए जरूरत है, इसलिए उनका डिजाइन सिस्टम भी उतना ही है। जबकि अटलांसियन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जबकि मेलचिम एक छोटी कंपनी है और उनके पास इतने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है। लेकिन अटलांसियन के पास बहुत सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है और कंप्लीटली सूट की तरह अटलांसियन का डिजाइन सिस्टम जो है वो काम करता है। इसके लिए उन्हें बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत है और हर कंपोनेंट्स उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है कि वो किस तरह से उसे दिखाएंगे, विजुअली भी और कोड के साथ भी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर का डिजाइन भी दिया हुआ है और उसका कोड भी दिया हुआ है, जो प्रॉब्ली रिएक्ट में है। आपको डिजाइन सिस्टम बनाना होगा तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ये कौन से कोड में या फिर कौन सी फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में इंप्लीमेंट होने वाला है। मोस्ट ऑफ द डिजाइन सिस्टम जो है वो रिएक्ट में डेवलप किए जाते हैं, लेकिन कुछ डिजाइन सिस्टम्स एंगुलर में भी होते हैं। कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर आपको अपना डिजाइन सिस्टम बनाना है तो शुरुआत कहाँ से करें। डिजाइन सिस्टम्स को बनाने के लिए ये जो डिजाइन सिस्टम ऑलरेडी मार्केट में बने हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सकते हैं। अभी के लिए हम फिग्मा को लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से डिजाइन सिस्टम्स को बना सकते। ये आ गया मेरा फिग्मा और ये एक डिजाइन सिस्टम है जिससे बनाने की शुरुआत हमने की थी और ये अभी तक ऑन प्रोग्रेस मोड में है, जिसे हम आगे जाके और भी डेवलप करेंगे। लेकिन अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल हम इसे ही लेते हैं। जब कोई डिजाइन सिस्टम बनता है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज डिजाइन सिस्टम, और हमने ये डिजाइन सिस्टम किस लिए क्रिएट किया है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। इसका वर्जन मैंने रखा है अभी के लिए 0.1। ये चीज आप बाद में भी बना सकते। उसके बाद हमने एक पेज बनाया जिसे हम कहते हैं कलर। अब कलर के पेज में मुझे वो सारे कलर्स मेंशन करने पड़ेंगे जो कलर्स मैं अपने सॉफ्टवेयर में यूज करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कलर्स लिखा है, उसके नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैंने ये कलर्स का पेज क्यों बनाया है और किस तरह के कलर्स, ये जो कलर्स मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं कहाँ और कौन से सॉफ्टवेयर में यूज करने वाला हूँ और किस तरह के प्रोडक्ट्स या फिर एप्लीकेशन के लिए इसे यूज करना होगा। तो मेरे पास बहुत सारे कलर्स है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस का कलर, एरर का अलग, इन प्रोग्रेस के कलर्स, ग्रेडियंट्स के कलर्स, टाइप और बेसलाइन कलर्स। अब हर कलर्स, जबकि हम फिग्मा यूज कर रहे हैं, हम फिग्मा में लोकल स्टाइल्स यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं, जहाँ पे टेक्स्ट, कलर, इफेक्ट या फिर ग्रिड होती है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोकल वेरिएबल्स को क्रिएट करना। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप कैनवस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वेरिएबल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद वो पूछता है कि कलर करना है, नंबर, स्ट्रिंग या फिर बुलियन। अभी के लिए हम कलर चूज करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मेरे कलेक्शन का नाम जो है वो दिखाया जा रहा है। इसे मैं रिनेम भी कर सकता हूँ। अभी के लिए हम रिनेम कर देते हैं जैसे कि प्राइमरी कलर्स। यहाँ पे मैंने कलर वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे मेरा जो प्राइमरी कलर है उसे मैं मेंशन करूंगा, जैसे कि प्राइमरी ब्लू। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई ड्रॉपर लेता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ पे कलर का सैंपल उठाता हूँ और यहाँ पे मेरा प्राइमरी ब्लू का वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब जब भी मैं इस डिजाइन सिस्टम को एज ए लाइब्रेरी पब्लिश करूंगा, यहाँ पे एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है, जब भी मैं इसे एक लाइब्रेरी पब्लिश करूंगा किसी भी और फाइल्स में, तो मैं इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके इस लोकल वेरिएबल को यूज कर सकते हो, जैसे कि ये प्राइमरी है। अब यहीं पर मैं तुम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ और वो कॉन्सेप्ट है टोकन, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया था। जब आप डिजाइन सिस्टम अपना पूरा बना लो और वो डिजाइन सिस्टम जब आप डेवलपर के लिए हैंड ओवर कर रहे हो, जिसे हम डेव हैंड ऑफ कहते हैं, अगर उस प्रोसेस में आपको एक अलग से डिजाइन टोकन्स को रिलीज करना पड़ता है। डिजाइन टोकन्स को रिलीज करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स
ऑलरेडी फिग्मा के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। उसमें से एक है टोकन स्टूडियो फॉर फिग्मा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको टोकन स्टूडियो मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से ही टोकन्स को कॉपी करके जेसन फाइल में डाल के दे सकते हैं डेवलपर को। टोकन्स का जो नेमिंग कन्वेंशंस जो होते हैं नॉर्मली वो थोड़े से होते हैं कि आपको ऐसे नेम्स देने होते हैं जो आसानी से डेवलपर अपने कोड में यूज कर सके। जैसे कि अगर मैं प्राइमरी ब्लू लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरी CSS फाइल में डेवलपर सिर्फ प्राइमरी ब्लू को मेंशन करेगा और जहां से वो चीजों को इंपोर्ट कर रहा है वहीं पे ये वैल्यू उसे दे देगा। इसका फायदा ये है कि जबकि ये सिर्फ एक वेरिएबल है, इसे सिर्फ एक कंटेनर समझिए, तो जब कंटेनर का नाम भी मैं हर जगह कोड में यूज करूंगा और जब उस कंटेनर की वैल्यू कल जाके अगर मुझे पता चलता है कि मेरा ब्रांड का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इसे लाइट कर देता हूँ, यहाँ पे होगा क्या, कोड में मैंने हर जगह ये सिर्फ वैल्यू दिखा के रखी है। अब एज ए डेवलपर मुझे हर जगह हर फाइल्स में जाके चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने ये वेरिएबल को यूज किया है हर कोड फाइल में तो मुझे हर जगह नहीं जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए, मुझे चेंज करना होगा सिर्फ एक जगह पे, तो वो सारी फाइल्स में अपने आप अपडेट हो जाएगा क्योंकि वहां पे सिर्फ ये रेफरेंस पॉइंटर यूज होने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्राइमरी वेरिएबल्स को बना सकते हैं, या तो आप लोकल स्टाइल्स में यहाँ से आप कलर्स को मेंशन कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जब भी आप कोई नई चीज बनाओगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ और मुझे ब्लू यूज करना है, अगर आप यहाँ जाओगे लाइब्रेरीज में जाओगे तो देखिए यहाँ पे तुम्हें प्राइमरी ब्लू दिखाई देगा जो कि मैंने वेरिएबल ऑलरेडी बना के रखा था। अब क्लिक करूंगा तो ये ब्लू आ गया। अब जब भी मुझे ये ब्लू यूज करना होगा मुझे सिर्फ उस वेरिएबल को मेंशन करना है। किसी भी तरह के आर्टबोर्ड में, किसी भी फाइल्स में मैं सिर्फ इंपोर्ट करके इस लाइब्रेरी से वो ब्लू कलर यूज कर सकता हूँ। जब आप दिखा रहे हो लोगों की डिजाइन सिस्टम में कौन कौन से कलर, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा WCAG याद है मैंने एक्सेसिबिलिटी के बारे में पहले भी कहा था। अब एक्सेसिबिलिटी का ही सेक्शन है ये AAA का सीधा सीधा मतलब है कि कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या है। अगर ब्लू के ऊपर मैं व्हाइट यूज करता हूं तो मेरा कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो AAA हो जाता है क्योंकि विजिबिलिटी में वो क्लियरली मुझे दिखाई देता है। कुछ कलर AA को जाते हैं क्योंकि उनकी कलर कॉन्ट्रास्ट इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे मैंने RGB वैल्यूज भी मेंशन करके रखी हैं। एक्चुअली ये RGB नहीं, ये यहाँ पे हेक्स वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि ये जो कोड मैंने यूज किया है यहाँ पे ये हेक्स वैल्यू का कोड है। तो कोड मेंशन किया, एक्सेसिबिलिटी के गाइडलाइन मैंने मेंशन किए और उसके बाद मैंने कलर भी दिखाया। इसी तरह से आप हर कलर को यहाँ पे दिखा सकते हैं, उनके वेरिएबल्स बनाइए और फिर लाइब्रेरी को पब्लिश कर ली। ये तो हो गया कलर्स का। अब जाएंगे टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी का सीधा सीधा मतलब है कि आप कौन कौन से टेक्सटाइल्स अपने सॉफ्टवेयर में यूज करने वाले हैं। जैसे कि हेडलाइंस होते हैं। अब अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर हेडलाइन होगी, मतलब H1 होगा, H2 होगा, H3, 4, 5, 6 भी होता है। उसके बाद बॉडी कॉपी होती है, जैसे कि पैराग्राफ अगर आप अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा, बटन का लिंक किस तरह से जनरेट किस तरह से दिखाया जाएगा, टैबलेट के लिए क्या टाइपोग्राफी होनी चाहिए, डेस्कटॉप के लिए क्या होनी चाहिए और फिर मोबाइल के लिए बेसिकली क्या होनी चाहिए। ऐसे में सिर्फ आपको फॉन्ट डिसाइड करना है और उसके नीचे आपको फॉन्ट का वेट और फॉन्ट का साइज, और आप अगर आप चाहे तो फिर फॉन्ट हाइट भी दिखा सकते हैं, जैसे कि जिसे हम लाइन हाइट बोलते हैं। उसके पास आता है ग्रिड और स्पेसिंग। यहाँ पे आप जो भी बना रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई ग्रिड तो आप यूज ही कर रहे होंगे, तो उस ग्रिड को भी आपको दिखाना होता है कि कौन सी ग्रिड और स्पेसिंग सिस्टम आप यूज करने वाले हैं, डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट के लिए या फिर मोबाइल के लिए। UI कंपोनेंट्स में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बटन्स, इनपुट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बटन बना के रखा है जिसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और उसी के साथ साथ उसके सारे स्टेट्स भी है और वेरिएंट्स भी मैंने इस तरह से दिखाया है। तो अगर ये बटन मैं पब्लिश करता हूँ तो मेरे पास एसेट्स में यहाँ पे एक प्राइमरी बटन आ जाएगा जिसके लिए मेरे यहाँ पे कंट्रोल्स होंगे, जैसे कि प्राइमरी स्टेट्स कौन सा दिखाना है, बटन का साइज क्या दिखाना है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज बटन है, जो भी मैं करना चाहूँ यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ये कंपोनेंट्स फिग्मा के लिए किस तरह से बनाए जाते हैं ये किसी और ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम डिजाइन सिस्टम्स की बात करते हैं। फिर मैं दिखाऊंगा आइकन्स, जैसे कि मैं यहाँ पे कौन कौन से आइकन्स यूज करने वाला हूँ। इसके अलावा कोई भी और आइकन मुझे यूज नहीं करना है। अगर मैं ऐसा करूंगा तभी जाके मैं अपने डिजाइन सिस्टम की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाऊंगा। शैडोज में जाएंगे, जैसे कि शैडोज में मैंने कुछ नहीं रखा, अभी बहुत सारी चीजें हमें इस डिजाइन सिस्टम के लिए बनानी है, लेकिन यू प्रोबब्ली गेट द पॉइंट। अगर आप फिग्मा के कम्युनिटी पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे डिजाइन सिस्टम्स का एक अलग से सेक्शन बना के रखा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री में
तुम्हें डिजाइन सिस्टम देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं फ्री करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से नीचे आता हूँ तो मैं ओपन सोर्स, जैसे कि ये डिजाइन सिस्टम है, इस पे क्लिक करूंगा, इसे ओपन इन फिग्मा करूंगा, मैं अपना अकाउंट चूज करता हूँ और मुझे यहाँ पे डिजाइन सिस्टम पूरी तरह से दिखाई देता है। जैसे कि इन्होंने भी यहाँ पे कलर्स मेंशन कर रखे हैं। अब दिखा इसे किसी भी तरह से सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, लेकिन बेसिक रूल्स ये कहते हैं कि कुछ डिटेल्स कलर्स में होनी चाहिए, जैसे कि हेक्स वैल्यू, कंट्रास्ट रेशियो, या फिर सरफेस पे आप कौन सा कलर को नाम देने वाले हैं। जैसे कि ये सरफेस 50 इसका टोकन नेम है, जैसे कि मैंने टोकन्स भी दिखाए थे। उसके बाद टाइपोग्राफी जैसी है, शैडोज और एलिवेशन आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं, स्पेसिंग सिस्टम आप क्या यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे जो नेम मेंशन किया है यही नेम उनका टोकन नेम है। जैसे कि ब्रेक पॉइंट्स आप कौन से लगाएंगे, ग्रिड्स आप किस तरह से यूज करेंगे, और फिर कंपोनेंट्स में आप किस तरह से बटन्स चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बटन्स है। अब हमारा आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसी के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन देना होता है। जैसे कि अगर मैं मेलशिप का डिजाइन सिस्टम अगर मैं ओपन करता हूँ, इसके बटन्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेंशन कर रखा है। जैसे कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स किस तरह से है, नोट्स आपको क्या चाहिए, डिसेबल बटन चाहिए तो किस तरह से होगा, अगर बटन पे लोडिंग एनिमेशन चाहिए तो वो किस तरह से होगा, पेजिनेशन में बटन किस तरह से होंगे। यू गेट द बेसिकली द पॉइंट। तो डॉक्यूमेंटेशन किसी भी डिजाइन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और जितना समय हमें कंपोनेंट्स बनाने के लिए लगता है उससे भी ज्यादा समय हमें डिजाइन सिस्टम का बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए लगता है। तो होपफुली आज की इस वीडियो में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिजाइन सिस्टम क्या है, किस लिए है और हमें इसे क्यों बनाना चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो था ब्लेंडर के ऊपर जो मैंने वीक पहले मैंने पब्लिश किया था, और उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आए हैं और बहुत सारे लोगों ने, उसके व्यूज भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, जितने व्यूज मेरे पुराने वीडियोस पे नहीं थे। तो आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।